Good morning, students. Today we start second part our first chapter water. Previous video में हमने वाटर चैप्टर के 2 पेज कंप्लीट कर लिए थे. नाउ लेट्स स्टार्ट आगे. जितना भी आपको रीड करवाया जाए आप उसे एक बार जरूर पढ़ के देखिए. जो भी डाउट हो आप क्लियर कीजिए. चलो आगे स्टार्ट करते हैं. द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटली प्लेड ग्रेट रोल पार्ट एंड ए बेनिफिशिएंट वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस. द फ्लो ऑफ वाटर, देखो पिछले वाले वीडियो में क्या था, पानी की क्या सिग्निफिकेंट है हमारी लाइफ के अंदर, पानी कहाँ से आता है, पानी की वजह से क्या कुछ होता है हमारी लाइफ में, इसके बारे में बताया गया था. तो द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो बहाव है, हैज़ अनडाउटली प्लेड ए ग्रेट पार्ट, निसंदेह रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एंड ए बेनिफिशिएंट वन इन जियोलॉजिकल प्रोसेस. हमारी जो भी भूविज्ञानिक प्रोसेस है, यानी कि अर्थ के अंदर जो भी भौगोलिक परिस्थितियां होती है, भौगोलिक प्रक्रियाएं होती है, एक बहुत ही लाभदायक, एक परोपकारी, बेनिफिशिएंट का मतलब होता है परोपकारी, एक परोपकार की भूमिका निभाता है. by which the soil on the earth surface has been formed from the rocks of its crust. by which, क्योंकि इसी पानी के अंदर सोइल मिट्टी आती है, ऑन द अर्थ सरफेस, मिट्टी की भूमि किस तरह की, हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट. ये मिट्टी बनती किससे है, चट्टानों की ऊपरी परत जो कि टूट फूट कर आती है. सोइल ऑन द अर्थ सरफेस, सोइल जो कि इस धरती की सतह के ऊपर है, हैज़ बीन फॉर्म्ड, इसका निर्माण होता है फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, चट्टानों की ऊपरी सतह से, यानी कि पानी के साथ बहकर जो भी चट्टान का ऊपरी भाग आता है, इससे मिट्टी का निर्माण होता है. द सेम एजेंसी, यही सेम प्रवृत्ति, हाउ एवर, हालांकि, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, एक उपयुक्त उचित स्थिति के अंदर होनी चाहिए. यानी कि अगर ज़्यादा मिट्टी का कटाव होगा तो जो भी हमारी फर्टाइल सोइल होगी वो बहकर आगे चली जाएगी. तो सेम एजेंसी, ये जो मिट्टी के कटाव से हमारी नई भूमि, नई मिट्टी का निर्माण होता है, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, अच्छी उचित स्थिति के अंदर होनी चाहिए. कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट एंड वॉश अवे द सोइल, क्योंकि यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव पार्ट भी साबित होती है. डिस्ट्रक्टिव पार्ट का मीन्स होता है एक विनाशकारी भूमिका. वॉश अवे द सोइल, क्योंकि ये सारी मिट्टी को बहाकर ले जाती है. विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, क्योंकि मिट्टी ही तो आधार है. फाउंडेशन का मतलब होता है आधार होना. एग्रीकल्चर, खेती का, कृषि का, हमारे जो भी फसल होती है, जो भी क्रॉप्स होती है, वो मिट्टी की वजह से होती है. तो जिस प्रकार से मिट्टी होगी, अगर ज़्यादा बारिश, ज़्यादा पानी के अंदर हमारी मिट्टी बहकर चली जाएगी तो ये एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट की भूमिका भी निभाता है. एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, और ये होगा कब, इफ अलाउड, यदि हम इसे अनुमति देंगे, टू प्रोसीड, इस प्रक्रिया को, अनचेक्ड, अनचेक्ड होता है बिना कोई रोक टोक के, बिना रुके, कैन हैव द मोस्ट डिजास्टर इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, ये एक बहुत ही विनाशकारी प्रभाव, डिजास्टर इफेक्ट का मतलब है विनाशकारी प्रभाव डालता है ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, हमारे देश की जिंदगी के ऊपर. द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट. द प्रॉब्लम, समस्या ऑफ सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का क्षरण, जो मिट्टी के कटाव की समस्या है, इज वन ऑफ सीरियस इम्पोर्ट, बहुत ही गंभीर समस्या है. इन वेरियस कंट्रीज, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. वेरियस कंट्रीज, बहुत सारे देशों के अंदर सोइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, बहुत सारे देशों की है, लेकिन विशेष रूप से भारत के विभिन्न भागों के अंदर. कारण ये है कि अदर देशों के अंदर कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई वे होता है उनके पास इस चीज़ को रोकने के लिए, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इस प्रकार की कोई प्रोसेस नहीं है. तो स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों के अंदर ये जो सोइल इरोजन की समस्या है बहुत सीरियस है. द कंडीशन अंडर विच इट अकर, द कंडीशन, वो स्थिति, अंडर विच इट अकर, इट मतलब ये सोइल इरोजन की जो प्रोसेस है अकर घटित होती है. एंड द मेजर बाय विच इट कैन बी चेक्ड, और वो पैमाना, वो माप जिसके थ्रू हम इसे रोक सकते हैं, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, ये डिजर्व करता है. क्लोजेस्ट स्टडी का मतलब होता है एक गहन अध्ययन करना, एक सीरियस स्टडी करना कि सोइल इरोजन किस वजह से हो रहा है, उसे रोकने की क्या क्या उपाय हैं. इस विषय के ऊपर हमें बहुत ही गहन अध्ययन करना चाहिए, क्लोजेस्ट स्टडी करनी चाहिए. इस तरह की चीज़ें डिजर्व करती हैं. सोइल इरोजन अकर इन सक्सेसिव स्टेप, मिट्टी का जो कटाव होता है अकर घटित होता है इन सक्सेसिव स्टेप,
एक के बाद दूसरे स्टेप के अंदर। ये नहीं है कि एक साथ ही बहुत बड़े गलीज, बहुत बड़े खड्डे बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। द अर्लीस्ट ऑफ विच में इजीली पास अननोटिस। द अर्लीस्ट का मतलब शुरुआती दौर, यानी कि जब पहले मिट्टी का कटाव होना शुरू हुआ है, विच में इजीली बहुत आसानी से पास गुजर जाता है, अननोटिस जिसको हम देख भी नहीं पाते, हमें पता भी नहीं चलता कि सोइल इरोजन हुआ है किस टाइम पे, जब इसका फर्स्ट स्टेप होता है, अर्लीस्ट स्टेप होता है। इन द लेटर स्टेज, और बाद की स्थिति में, द कटिंग अप, कटाव होने लगता है, वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, और मिट्टी जो होती है ऊपर की वो सारी धुल कर आगे चली जाती हैं, इज ओनली टू पेनफुली एपरेंट, तब ये पेनफुली एक दर्दनाक स्थिति में एपरेंट हमारे सामने प्रकट होता है। किस तरह की स्थिति के अंदर? इन द फॉर्मेशन, निर्माण हो जाता है, ऑफ डीप गलीज, बहुत ही गहरे गड्ढों का, एंड रेविन्स, खाइयों का। बाद में जब मिट्टी का कटाव होता है, जब हमें ये चीज़ें दिखाई देने लगती है, तब हमें पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे, बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ बन चुकी है, विच मेक्स एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जिसकी वजह से खेती जो है वो असंभव बन जाती है। सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, अचानक से भारी बारिश होना, सडन ब्रस्ट, एक्सेसिवली हैवी रेन, मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना, एक्सेसिवली, लगातार, बिना रुके और अचानक से हो जाती हैं, रिजल्टिंग इन ए लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, जिसका परिणाम क्या निकलता है? क्योंकि सडन बारिश हुई है, किसी को कुछ पता नहीं होता, कोई भी पहले से उपाय नहीं कर पाता इसे रोकने का, इस पानी को बहाव को रोकने का, तो रिजल्टिंग इसका परिणाम क्या निकलता है? लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर। सरप्लस वाटर का मतलब होता है अतिरिक्त पानी, जो भी एडिशन वाटर आता है हमारे पास वो बहकर चला जाता है, इज द प्रिंसिपल फैक्टर, ये हमारा मुख्य तथ्य है, मुख्य आधार है इन कॉजिंग सोइल इरोजन, सोइल इरोजन का। देखो हमारा आंसर बनता है, आपको पूछ लिया गया कि सोइल इरोजन के कारण क्या है, तो सोइल इरोजन का मुख्य कारण क्या है कि भारी बारिश होती है अचानक से, और उसका जो अतिरिक्त पानी है वो बहकर चला जाता है, तो उसका बहाव बहुत तेज होता है क्योंकि बारिश बहुत तेज है, तो उसकी वजह से सोइल इरोजन होता है, और ये हमारा प्रिंसिपल फैक्टर है, मुख्य आधार है। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज, और उसके अतिरिक्त जो कारण है, आर द स्लोप ऑफ द लैंड, मिट्टी का भूमि का ढालू होना, जितनी ढलान वाली भूमि होगी उतना ही पानी तेज गति से आगे जाएगा, क्योंकि उसके बहाव के अंदर कोई रुकावट नहीं आती। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, रिमूवल हटा दिया गया है ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट, प्रोटेक्टिव कोट का मतलब होता है जो भी संरक्षण का कोट था, अब हमें हमारी सुरक्षा के लिए कोट पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, तो ये हमारे प्रोटेक्ट करते हैं सर्दी से, गर्मी से। इसी तरह से इस धरती, इस पृथ्वी को, इस अर्थ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, और उस चीज़ का नाम है वेजिटेशन। वनस्पति ही वो चीज़ है जो क्या करती है, इस अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो आज के टाइम में हमने क्या किया है, उस कोट को ही हटा दिया है, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, उस वनस्पति नाम के एक संरक्षण रूपी कोट को हम हटा चुके हैं, रिमूवल कर चुके हैं। द एक्सिस्टेंस ऑफ रट्स along which the water can flow with rapidly gathering momentum, द एक्सिडेंस, इसकी वजह से अस्तित्व भी नहीं है, अस्तित्व में आ चुका है, ऑफ रूट्स, रास्ते, अलोंग विच द वाटर, जिसके अंदर पानी बहकर जाता है, विद रैपिडली, बहुत ही तेज गति से, गैदरिंग, इकट्ठा करके, मोमेंटम, गति को। देखो पहले वेजिटेशन थी बीच में, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जो भी चीज़ें हैं रास्ते में, उसकी वजह से पानी को बीच में जाके उससे टकराएगा तो पानी का बहाव थोड़ा कम होगा। अब क्या है, वो चीज़ें हट चुकी है, एक सीधा रूट बन चुका है, सीधा रास्ता बन चुका है, तो पानी क्या करता है, बहुत तेज गति हासिल कर लेता है। मोमेंटम एक गति हासिल करना, रैपिडली, लगातार गति हासिल करना, जिसको रोक नहीं पाते, तो पानी बहुत तेज गति से बहकर चला जाता है, किसकी वजह से, वेजिटेशन को हटाने की वजह से। देखो हमारे सामने 3 कारण आ चुके हैं सोइल इरोजन के। पहला था कि तेज गति से बारिश होती है, दूसरा मिट्टी का ढालू होना, तीसरा रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स ऑफ सच फ्लो, जिसकी वजह से उसके बहाव के अंदर कोई भी रुकावट नहीं आती। एनी चेक्स, कोई रुकावट नहीं आती, ऑफ सच फ्लो, इस प्रकार के बहाव के अंदर। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय तरीके से, लार्ज, इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा, ऑफ प्रीशियस सॉइल, प्रीशियस सॉइल, कीमती मिट्टी,
कैन बी वॉश्ड अवे, बहकर चली जाती है। इफ सच कंडीशन एग्जिट, यदि इस प्रकार की स्थिति ही अस्तित्व में रही तो, यानी कि हमने अगर कोई उपाय नहीं किया मिट्टी पानी के बहाव को रोकने के लिए, तो अविश्वसनीय रूप से हम सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी मात्रा हमारे देश की प्रीशियस सॉइल की बहकर आगे चली जाएगी। एंड इज अनहैप्पीली टू ओपन द केस, और ये नाखुश रूप में अक्सर हमारे सामने यही केस आते रहेंगे। The menace which soil erosion present to the continuance of successful agriculture is an alarming one in many parts. The menace, ये एक चेतावनी है, which soil erosion present, क्योंकि एक मिट्टी का कटाव उपस्थित है, to the continuous, लगातार, of successful agriculture, हमारी सफलतापूर्वक खेती के अंदर, is an alarming, हमें सचेत करता है, many parts of India, भारत के विभिन्न भागों के अंदर, कि अगर हम मिट्टी के कटाव को नहीं रोक पाते हैं तो ये हमारे देश की खेती को एक अलार्म कर रहा है, एक चेतना दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है कि अगर हम इसे नहीं रोक पाते हैं तो हमारे देश की एग्रीकल्चर बहुत बड़ा इफेक्ट करेगी, बहुत बड़ी इफेक्ट हो जाएगी। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कॉलिंग पुकारना पड़ेगा, अर्जेंटली तुरंत, फॉर अटेंशन ध्यान को, एंड प्रिवेंटिव एक्शन इसे रोकने के कार्य को, यानी कि यदि हम हमारे देश की खेती को बचाना चाहते हैं तो तुरंत हमें इस बात पर ध्यान देना होगा और इस कार्य को रोकना पड़ेगा। किस कार्य को? मिट्टी के कटाव को। द ट्रैकिंग ऑफ द लैंड, इसमें क्या कर सकते हैं हम? लैंड को ट्रैकिंग कर सकते हैं, यानी कि ढलान वाली जो खेती होती है वो कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बांध बना सकते हैं। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहाव रोकने के लिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ से शुरू होता है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए था। द ट्रैकिंग ऑफ द लैंड, पहले सबसे पहला उपाय हमारा यही है कि मिट्टी को सीढ़ीनुमा बनाओ। जैसे पहाड़ी इलाकों के अंदर होता है सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, तो सीढ़ीनुमा खेती के अंदर क्या होता है, पानी का बहाव रुक जाता है। तो ट्रैकिंग ऑफ द लैंड, लैंड को ट्रैक करो। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बंड्स, बांध का निर्माण करो। टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, जिससे पानी का बहाव क्या होगा, रुक जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ काउंटर कल्टिवेशन, समोच्च खेती करो। एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप, देखो काउंटर कल्टिवेशन का मतलब क्या है, समोच्च खेती है। एंड द प्लांटिंग, प्लांटिंग का मतलब होता है पौधारोपण करना। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त प्रकार के। टाइप ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति का प्रकार। अमंगस्ट द मेजर, माप के बीच में। दैट हैव बीन सजेस्टेड, जो हमें सुझाया जाता है। देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है कि एप्रोप्रिएट टाइप की वेजिटेशन क्या होती है। हम हमारे हम यहाँ पर हमारे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो हम रेगिस्तान के अंदर इस प्रकार के पेड़ पौधे नहीं उगा सकते जिन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम इस एरिया के अंदर वही पेड़ पौधे लगाएं, वही वेजिटेशन लगाएं जो इस प्रकार की भूमि में, शुष्क भूमि के अंदर भी पनप सके, पैदा हो सके। और जहाँ पर ज़्यादा नमी है वहाँ पर वैसे ही पौधे लगाने चाहिए जिन्हें नमी की ज़रूरत होती है। तो ये है एप्रोप्रिएट टाइप की वेजिटेशन, कि जिस प्रकार की हमारी अर्थ है उसी के अकॉर्डिंग इस पानी के बहाव को रोकने के लिए हमें सुझाव दिए जाते हैं कि एप्रोप्रिएट टाइप की वेजिटेशन करो। देखो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। हमारे पास उपाय क्या क्या आ गए कि लैंड को ट्रैकिंग करो, समोच्च खेती करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स करो, या फिर एप्रोप्रिएट टाइप की वेजिटेशन लगाओ। इट इज ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, ये स्पष्ट है। दैट द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, कि जो लक्ष्य है हमारे सामने पानी के बहाव को रोकने का, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल, हमें जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी ही रोकना होगा। यानी कि मिट्टी का कटाव जिस स्टेज में होता है, यदि वो अर्लीस्ट स्टेज में हमें पता चल जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे उसी स्टेज के ऊपर रोक लें। बिफोर इट हैज़ एक्वायर्ड, इससे पहले, एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, कि ये प्राप्त कर ले एनी एप्रिशिएबल मोमेंटम, एक उपयुक्त गति, एक उचित प्रकार की गति प्राप्त करे ये मिट्टी का कटाव, ये पानी का बहाव, इससे पहले ही हमें इसे रोकना होगा। एंड कोरस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, इससे पहले कि ये ग्रहण कर ले एक विशाल विनाशकारी शक्ति, मिट्टी का कटाव या पानी का बहाव अपनी तेज गति प्राप्त करे, हमारे देश के लिए एक विनाशकारी शक्ति बनकर उभरे, इससे पहले ही हमें उचित प्रकार हमें लक्ष्य रखना होगा कि जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखो, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, पानी क्या है, बेसिस ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का आधार है। पानी है तो लाइफ है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पौधा, कंटेंस
शामिल होता है ए सबस्टेंशियल प्रोपोर्शन, एक उचित प्रकार का अनुपात। हमारे अंदर एक पर्याप्त मात्रा में अनुपात है ऑफ अ फ्री और कंबाइंड वाटर, स्वतंत्र और मिश्रित पानी का, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी पानी की मात्रा पाई जाती है। तो चाहे वो जानवर है चाहे वो पौधा है, प्रत्येक किसी के शरीर में एक पर्याप्त मात्रा में अनुपात होता है, पानी का अनुपात होता है इन इट्स बॉडी, उनके शरीर के अंदर। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल, नो काइंड, किसी भी प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियां इज पॉसिबल, एज संभव है, इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल, फ्लूइड द्रव के लिए यूज किया गया है, कौन सा द्रव, पानी, डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, ऐसा कोई भी फिजियोलॉजिकल गतिविधि नहीं है जिसके अंदर ये जो कॉमन द्रव है, कॉमन फ्लूइड है, ये एक आवश्यक भूमिका नहीं निभाता। एनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, तो कोई भी शारीरिक गतिविधि ऐसी नहीं है जिसके अंदर आवश्यक भूमिका ना हो पानी की। तो वाटर इज ऑफकोर्स, पानी निसंदेह है नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। वाइल मॉइस्चर इन द सोइल इज इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ, मॉइस्चर, नमी, मिट्टी के अंदर जितनी नमी होती है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मॉइस्चर इन द सोइल, मिट्टी के अंदर जो नमी है, इज इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ, ये भी समान रूप से ज़रूरी है जिंदगी के लिए, एंड ग्रोथ, वृद्धि के लिए, ऑफ प्लांट्स, पौधों की, पौधों की लाइफ के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए जो मॉइस्चर है, मिट्टी की नमी है, वो भी बहुत आवश्यक है। दो द क्वांटिटी नेसेसरी वेरियस इनॉर्मसली, हालांकि ये जो मात्रा है ये आवश्यक रूप से एक विशालकाय प्रजातियों के अंदर पाई जाती है। The conservation and utilization of water is thus fundamental for human welfare. The conservation, संरक्षण करना, यूटिलाइजेशन, उपयोग करना, ऑफ वाटर, पानी का, इज दस फंडामेंटल, ये एक आधार है ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य के कल्याण का। यदि हम ह्यूमन वेलफेयर करना चाहते हैं तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, उसके यूटिलाइजेशन को समझना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम आर्टिशियन वाटर, आर्टिशियन वाटर किसको कहते हैं, जो हमारा, हमें भूमि के अंदर, अर्थ के अंदर जो पानी मिलता है उसको हम बोलते हैं आर्टिशियन वाटर। इसके अलावा द अल्टीमेट सोर्स, एक तो हमारे पास पानी प्राप्त करने का साधन यही है कि हम जमीन से पानी ले लेते हैं, दूसरा अल्टीमेट सोर्स, अंतिम स्रोत है हमारे पास, ऑल केसेस, हर किसी केस में, इज रेन, बारिश और स्नोफॉल, या फिर जो बर्फबारी होती है। हमें पानी सिर्फ एक के माध्यम से मिल सकता है, बारिश के माध्यम से या फिर स्नोफॉल के माध्यम से। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और भारतीय जो कृषि है, इंडियन एग्रीकल्चर जो है, डिपेंड ऑन सीजनल रेनफॉल। सीजनल रेनफॉल किसको बोलते हैं, मानसूनी बारिश को, जो अनियमित है, कभी बहुत ज़्यादा या फिर कभी बहुत कम। तो सीजनल रेनफॉल, जो मानसूनी बारिश होती है, उसके ऊपर हमारी इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेल्यूर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। सेंसिटिव किसको बोलते हैं, एक संवेदनशील मामला है। एनी फेलियर, क्योंकि फेल भी हो सकती है, इरेगुलरिटी, अनियमितता होती है ऑफ द सेम, इसके अंदर। हमारी कृषि ये नहीं है कि हम पहले से निश्चित कर ले कि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बारिश पर डिपेंड है, तो कभी फेल हो जाती है, बिल्कुल असफल हो जाती है एग्रीकल्चर। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, और उसके ऊपर से मिट्टी के कटाव की समस्या, एंड ऑफ इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट बोलते हैं अपर्याप्त, ऑफ इरेगुलर रेनफॉल, एक अनियमित रूप से बारिश होना, आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर। ये सारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कौन कौन सी, पहली मिट्टी के कटाव की समस्या, दूसरी अपर्याप्त, क्योंकि जितनी हमारी फसल को, जितनी हमारी एग्रीकल्चर को पानी की, बारिश की आवश्यकता होती है, उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती, और अनियमित रूप से होती है। ये दोनों समस्याएं कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट द एडोप्शन ऑफ टेक्निक्स, कि हमें एडोप्ट करनी पड़ेगी, कुछ अपनानी पड़ेगी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी तकनीकें, प्रिवेंटिंग, जो रोक सके, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, सोइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को। हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनानी होगी, एडॉप्ट करनी होगी, जिससे हम मिट्टी के कटाव की जो भी प्रॉब्लम है उसको रोक सकें। वुड आल्सो हेल्प टू कंजर्व, जिससे हमें सहायता मिलेगी, टू कंजर्व, संरक्षण करने के लिए, एंड कीप द वाटर, पानी को रखने के लिए, वेयर इज इट इज वांटेड, जहां इसकी आवश्यकता है।
हमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर यदि हमें पानी की रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, पानी के संरक्षण की नई नई टेक्निक्स विकसित करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि यही बात हम आपको समझाएं, ऑन एंड इन द सॉइल, देखो चाहे मिट्टी के ऊपर की बात हो या फिर मिट्टी के अंदर की बात हो, एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सर्व ए डबल पर्पस, यदि हम इस प्रकार की तकनीक अपनाते हैं तो हमें डबल पर्पस प्राप्त होगा कि हम ऐसी तकनीक अपना लें जिससे मिट्टी का कटाव ना हो, पानी का बहाव ज़्यादा ना हो, तो क्या होगा, एक तो मिट्टी के अंदर नमी आ जाएगी, तो मिट्टी के अंदर पानी होगा, सोइल मॉइस्चर हो जाएगी। दूसरा, हमें इसके ऊपर भी पानी की जो भी पर्याप्त मात्रा चाहिए वो हमें उपलब्ध हो जाएगी। इट इज एविडेंट, ये स्पष्ट है, हाउएवर हालांकि, दैट इन ए कंट्री, कि एक देश के अंदर, हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, केवल मानसूनी बारिश होती है, एन इमेंस क्वांटिटी, और एक विशालकाय मात्रा, ऑफ रेन वाटर, बारिश के पानी का, मस्ट नेसेसरी रन ऑफ द ग्राउंड, हमारी ज़मीन से बहकर, आवश्यक रूप से बहकर चला जाता है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, कलेक्शन, संग्रहण, एंड यूटिलाइजेशन, उपयोग करना, ऑफ दिस वाटर, इस पानी का, इज देयरफॉर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बहुत कम बारिश होती है, एक मानसूनी बारिश है, और उसमें भी हमारा ज़्यादातर पानी क्या करता है, बहकर चला जाता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम कलेक्ट करें उस पानी को यूटिलिटी के अंदर लें, यूटिलाइजेशन करें। मच ऑफ इट्स फ्लो डाउन इनटू द स्ट्रीम्स, अधिकांश पानी बहकर झरनों के अंदर चला जाता है, एंड रिवर्स, और नदियों में चला जाता है, एंड अल्टीमेटली, और अंतिम रूप से, फाइंड्स इट्स वे टू द सी, अपना रास्ता बना लेता है समुद्र की तरफ। हमारा बारिश का पानी जो भी है बहकर जाएगा कहाँ, झरनों में, नदियों में, और अंतिम रूप से अपना रास्ता बनाएगा समुद्र में, और समुद्र में जाने के बाद वो पानी किसी काम का नहीं रहता। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रीशियस फ्लड, इस कीमती पानी की, इस कीमती द्रव की, एक प्रीशियस चीज है हमारी लाइफ की, आर दस लॉस्ट टू द कंट्री, हमारा देश खो देता है। हम बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, बिना कोई भी तरीका, कोई भी रास्ता अपनाए, अपना इतना प्रीशियस जो चीज़ है उसको ऐसे ही गंवा देते हैं। द हार्नेसिंग ऑफ अवर रिवर, हमें सबसे पहले अपने नदियों का संयोजन करना पड़ेगा। द वाटर ऑफ विच, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्निक ऐसी नहीं है जिससे हम नदियों के पानी को जितना हो सके उतना उपयोग में ले सकें। द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन्स, क्योंकि ज़्यादातर पानी जो नदियों का है वेस्ट में ही बह जाता है, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, और ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। विच मस्ट बी कंसिडर, जिसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। मस्ट बी का मतलब होता है कंपल्सरी है कि हम इस प्रॉब्लम के ऊपर कंसिडर करें, विचार करें, एंड डेल्ट विद ऑन नेशनल लाइन, एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ऐसी लाइन, ऐसी योजना, ऐसी स्कीम तैयार करें जो इसके साथ कोई ना कोई समस्या का सॉल्यूशन दे सकें। वेस्ट एरियाज ऑफ लैंड, हमारी भूमि का बहुत बड़ा भाग, वेस्ट एरियाज, बहुत विशाल क्षेत्र, विच एट प्रेजेंट आर मेयर स्कब जंगल, जिसके ऊपर सिर्फ जंगल है जो किसी काम का नहीं है, कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल, और उस जंगल को यदि हम चाहते हैं कि उपजाऊ भूमि के अंदर बदल सके, टर्न इनटू फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ भूमि, एंड प्रोस्पीरियस कंट्री, एक समृद्धशाली देश बना सके, बाय करेजियस एंड वेल प्लान एक्शन, तो हमें बहुत ही साहसिक और अच्छी योजनाबद्ध तरीके से एक्शन करना पड़ेगा। सो हमारा आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है। हमने 2 पेज कंप्लीट कर लिए वाटर चैप्टर के। आगे ये भी क्लासेस रेगुलर रहेगी, आप अपना वर्क कंप्लीट करो, चैप्टर पढ़ के देखो, जो चीज़ नहीं समझ में आई वो आप दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू।